The following trial balance relates to Fresco as 31st. हमने नोट कर लिया कि हमारा ईयर एंड 31 मार्च 2012 है और स्टार्ट क्या हुआ होगा, कब से हुआ होगा? 1 अप्रैल 2011 से. We are completing 1 year from 1 April 2011 to 31 March 2012. पहला आइटम जो हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में, दैट इज इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 cents each. What is that 50 cents? What does that 50 cents each mean? जो भी वैल्यू इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी होती है वो हमेशा उस इंस्ट्रूमेंट की पार वैल्यू होती है. तो हमारे शेयर्स की पार वैल्यू 50 सेंट्स है. 50 सेंट्स अगर पाकिस्तानी हिसाब में पढ़े तो हम उसको 50 पैसे कहेंगे. आगे लिखा हुआ है दैट योर शेयर कैपिटल हमेशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय पार वैल्यू. शेयर कैपिटल इस क्वेश्चन में कितना है? 45 मिलियन. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमें नहीं पता, और हर शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 50 सेंट्स. अगर 50 सेंट्स का एक शेयर है, 50 पैसे का एक शेयर है, तो 45 मिलियन के कितने शेयर्स बनेंगे? कैलकुलेशन कर सकते हैं. अगर 50 पैसे का एक शेयर हो तो 4.5 करोड़ रुपए में कितने शेयर्स मिलेंगे? आपकी जजमेंट क्या कहती है? हम इस कैलकुलेशन को रिवर्स करते हैं. इक्वल के इस पार 45 मिलियन है, डिवाइडेड बाय इक्वल के उस पार 50 पैसे हैं, and we have to find the value of x number of shares. Okay, we have got 45 million shares और इक्वल के उस पार वैल्यू है 50 सेंट्स. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 90 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स एज पर ट्रायल बैलेंस. बात समझ में आई? मैंने ये कहा कि हम शेयर कैपिटल कैलकुलेट करते हैं एज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई उसको करते हैं पार वैल्यू से, तो ये आ जाता है हमारा बैलेंस एज पर शेयर कैपिटल. अब हमने कैलकुलेट किया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 90 मिलियन मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू हर शेयर की कितनी है? 50 पैसे. तो 45 मिलियन को जब हमने पार वैल्यू से डिवाइड किया एंड बाद में नंबर ऑफ शेयर्स को
जब हम पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज शेयर कैपिटल एज पर ट्रायल बैलेंस। शेयर प्रीमियम अकाउंट क्यों क्रिएट किया जाता है इसका हमें अच्छे तरीके से पता है कि जब पार से ज्यादा वैल्यू पे शेयर इश्यू किए जाते हैं so this is issue value above par value of shares। शेयर प्रीमियम अकाउंट में 5 मिलियन का अमाउंट है। अब शेयर कैपिटल में कितना आ गया जो एज पर ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है, ये आ गया 45 मिलियन। और शेयर प्रीमियम एज पर ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है 5 मिलियन का। रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स किसको कहते हैं? रिटेन अर्निंग्स इज accumulated प्रॉफिट्स, या फिर हम कह सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। वैसे कंपनी जितना भी प्रॉफिट करती है पॉसिबली उसको पे आउट किया जा सकता है, लेकिन अगर कंपनी उनको डिविडेंड की सूरत में विड्रॉ नहीं करती, शेयर होल्डर्स को नहीं दे देती, तो वो प्रॉफिट्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं कंपनी के अंदर, जिनको हम कहते हैं रिटेन प्रॉफिट्स। इसको कैलकुलेट करने का सादा तरीका क्या होता है कि आपके पास साल के बिगिनिंग में जितनी भी रिटेन अर्निंग्स थी उसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगर लॉस हुआ है तो लेस करेंगे, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा वो इसको बढ़ाएगा और जितना लॉस होगा वो इसको कम करेगा। इसमें से माइनस करेंगे डिविडेंड्स पेड। डिविडेंड्स पेड को हम कहते हैं ड्राइंग्स, यानी एक्चुअली जो हमने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऑनर जब पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करे तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कैरी डाउन बैलेंस। ये भी इक्विटी का अकाउंट है, तो शेयर कैपिटल भी इक्विटी है, शेयर प्रीमियम भी इक्विटी है, रिटेन अर्निंग्स भी इक्विटी है। आगे कह रहा है कि लीज्ड प्रॉपर्टी है जो कि टोटल 12 इयर्स के लिए ली गई है और उसकी कॉस्ट $48 मिलियन है। ठीक हो गया। प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसकी भी कॉस्ट 47,500,000 है। ठीक है। accumulated amortization of leased property at 1st April 2011, हमारा ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2012, और ये कब की बात कर रहा है? 1 साल पुरानी। दैट मीन्स कि इस अमोर्टाइजेशन के अंदर इस साल की डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन चार्ज्ड नहीं है। सेम केस है accumulated depreciation of plant and equipment at 1st April 2011 33,500,000, ये भी 1st अप्रैल 2011 की accumulated depreciation है। दैट मीन्स कि इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज्ड नहीं है। इन्वेंट्री, कंपनी के पास अनसोल्ड स्टॉक एट 31 मार्च 2012 साल के आखिर में 25,200,000 है। ट्रेड रिसीवेबल्स 28,500,000 है। बैंक, यू कैन ऑब्जर्व, क्रेडिट पे जा रहा है। बैंक बैलेंस जब भी क्रेडिट पे जाएगा इसका मकसद हम ओवरड्रॉन है, नेगेटिव बैलेंस है, और ये लायबिलिटी में शो होता है। डेफर टैक्स, ये में हमारा टॉपिक नहीं है तो इसको हम एज अ लायबिलिटी रख देंगे। ट्रेड पेएबल्स 27,300,000 का है, हमारी लायबिलिटी है।
और रेवेन्यू हमारी कंपनी का 350 मिलियन का है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल 298,700,000 की है ऑलरेडी, सही है। लीज पेमेंट्स 8 मिलियन की हम कर चुके हैं। आपको IFRS 16 याद है, ठीक है, वो यहां पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एडमिन एक्सपेंसेस, बैंक इंटरेस्ट, जो ओवरड्राफ्ट हमारे ऊपर है उसके ऊपर इंटरेस्ट है 300 का। करंट टैक्स, टैक्स का अगेन टॉपिक क्योंकि हमने अपने स्टैंडर्ड्स में कवर नहीं किया हुआ, हमारे सेशंस में सिलेबस में कवर्ड नहीं है, तो हम इसको एज एन एसेट शो कर देंगे। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट। क्या आप में से किसी को याद है कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? So suspense account is basically temporary account created to balance the trial balance when the trial balance doesn't balance. ट्रायल बैलेंस बेसिकली इसकी हिस्ट्री देखें तो होता क्या है कि कंपनी के जनरल लेजर के अंदर या नॉमिनल लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो एसेट्स के हों, लायबिलिटीज के हों, कॉन्ट्रा एसेट्स के हों, इक्विटी के हों, रेवेन्यू के हों, एक्सपेंसेस के हों, उन तमाम अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस हम एक जगह पे टोटल करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। उसूलन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने तमाम डेबिट एंट्रीज और तमाम क्रेडिट एंट्रीज बिल्कुल सही की हुई हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस किसी वजह से बैलेंस नहीं बैठता तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देता है। यस करेक्ट अलीजा, जिसको हम एनालाइज नहीं करते, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चलता है कि ये सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होने की वजह क्या थी। अब इसका पहला नोट हम देख लेते हैं। पहला नोट ये कह रहा है द सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट फॉर कैश रिसीव्ड फॉर फुली सब्सक्राइब राइट्स इशू। अच्छा, अब हम ये रिमाइंडर लें, व्हाट इज राइट्स इशू? ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। गुड, इशूइंग न्यू शेयर्स। लेकिन ये इशू शेयर्स हम किसको करते हैं? हु डू वी इशू दिस न्यू शेयर्स टू? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। और उसमें एक खासियत देते हैं कि हम इसको मार्केट वैल्यू के कंपैरेटिवली सस्ता शेयर देते हैं। मार्केट वैल्यू की कंपैरेटिवली शेयर महंगा दें या सस्ता दें, उससे शेयर प्रीमियम पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज शेयर प्रीमियम इज डिफरेंस बिटवीन इशू वैल्यू एंड पार वैल्यू। तो आपने इश्यू कितने में किया है और शेयर की पार वैल्यू कितनी है, आपने उस चीज को देखना होता है। फेयर? अच्छा, ये राइट इश्यू फुली सब्सक्राइब्ड है और हमने कब किया है? 1 जनवरी 2012। इस साल खत्म होने से 3 मंथ पहले, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च। द टर्म्स ऑफ द शेयर इश्यू वर 1 न्यू शेयर for every 5 shares held the price of the company's equity shares immediately before the issue was 1.2। यानी हमारा शेयर जो ₹1.20 का चल रहा था उसको हमने 75 पैसे में इशू किया है। नाउ व्हाट हैपेंस, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हैं कितने?
ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे राइट के बाद वाले शेयर्स और डिवाइड करेंगे राइट से पहले वाले शेयर्स, तो ये आ जाएंगे शेयर्स आफ्टर राइट्स इशू। अभी आपके पास कितने शेयर्स हैं, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 90 मिलियन शेयर्स हैं। इस पे आपने ये कहा है कि हर वो शख्स जिसके पास 5 शेयर्स होंगे उसको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। ठीक है, तो यह गया एक शेयर डिवाइडेड बाय 5 शेयर्स। जिसके पास 5 शेयर्स होंगे उसको एक शेयर मिलेगा। $90 मिलियन शेयर्स पहले से थे, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। जिसके पास 5 शेयर्स थे उसको एक शेयर राइट में मिलेगा। तो हमने 18 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं। और कितने में किया है, 0.75 में। तो हमें पैसे कितने मिले होंगे, 18 मिलियन शेयर्स हैं एट 75 पैसा ईच, तो हमें पैसे मिले होंगे $13,500,000। आप देख सकते हैं हमारा सस्पेंस अकाउंट कितना है, $13,500,000। इसमें से शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, शेयर कैपिटल में हम हमेशा शेयर्स की पार वैल्यू भेजते हैं, याद है। ये देखें 18 मिलियन शेयर्स आपने इशू किए और पार वैल्यू कितनी है, 50 पैसे। ये जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर। और प्रीमियम में क्या जाता है, जितने भी शेयर्स इशू किए हैं डिफरेंस बिटवीन इशू वैल्यू एंड पार वैल्यू। तो शेयर कैपिटल में जाएगा 9 मिलियन और शेयर प्रीमियम में जाएगा 4.5 मिलियन। अब इसकी अगर कर दिया था लेकिन उसका करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या था वो आपको समझ में नहीं आया, तो क्योंकि आपको करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट का इल्म नहीं है आपने उसको छोड़ दिया। नतीजा ये निकला कि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस बैठ गया। अब क्योंकि हमें डिफरेंस की वजह पता चल गई है तो हम उसको खत्म कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट को। कितना क्रिएटेड है सस्पेंस अकाउंट, 13,500,000। क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमने अभी बात की कितने से क्रेडिट होगा, 9 मिलियन से। और क्रेडिट करते हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट। शेयर प्रीमियम अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, बाय 4.5 मिलियन। इससे हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया। जी अली साहब, हमने शेयर इश्यू कितने में किया है, 75 में। इस शेयर की पार वैल्यू कितनी है,
50 पैसे। और प्रीमियम किसको कहते हैं? दैट इज एक्सेस ऑफ इश्यू वैल्यू ओवर पार वैल्यू। हमने शेयर इश्यू कितने में किया है? 75 पैसा में, और उसकी पार वैल्यू कितनी है? 50 पैसा। तो अगर 50 पैसे वाला शेयर 75 पैसे में इश्यू किया जाएगा, तो हमने शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा पैसे कितने लिए हैं? 25 पैसे। तो करने के लिए शेयर जितने इश्यू किए हैं उनकी पार के हिसाब से जो वैल्यू बन रही थी, और शेयर जो हमने इश्यू किए हैं उस पे एक्स्ट्रा अबव पार हमने कितना लिया है? ये आ गया शेयर कैपिटल, और ये आ गया प्रीमियम। क्लियर है? ठीक है, ओके। इससे हमारा सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा क्लोज। आगे होगा क्या कि ये हमारे बैलेंसेस हैं एज पर ट्रायल बैलेंस। शेयर कैपिटल में हमने मजीद अमाउंट कितना क्रेडिट किया है? 9 मिलियन। और शेयर प्रीमियम में हमने मजीद कितना क्रेडिट किया है? 4.5 मिलियन। तो ट्रायल बैलेंस में 45 मिलियन का शेयर कैपिटल ऑलरेडी था, प्लस जो हमने अभी क्रेडिट किया उसको भी हम प्लस कर रहे हैं। तो हमारे पास साल के आखिर में शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 54 मिलियन। इसी तरीके से शेयर प्रीमियम ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कितना है? 5 मिलियन, प्लस अभी हमने मजीद कितना इश्यू किया है? क्रेडिट कितने से किया है? 4.5 मिलियन से। ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम के। आगे का नोट पढ़ते हैं। To reflect a marked increase in property prices, Fresco decided to revalue its leased property on 1st April 2011। रिवैल्यू करने का फैसला हमने कब लिया है? साल के स्टार्ट में या साल के आखिर में? यस, रिवैल्यू करने का डिसीजन साल के बिगिनिंग में हुआ है या साल के लास्ट में? ठीक हो गया। 1 अप्रैल पे हमारा डिसीजन हुआ है। अब रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा उस एसेट की नेट बुक वैल्यू को उस एसेट की फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अब आप देखें कि 1 अप्रैल 2011 पे उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है, और 1 अप्रैल 2011 पे उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी की कॉस्ट 48 मिलियन है, माइनस 1 अप्रैल तक उसकी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन
16 मिलियन है। अगर अलग अलग करके लिखें तो कॉस्ट कितनी है 48 मिलियन और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी है 16 मिलियन। नेट बुक वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो दैट इज कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इस लीज प्रॉपर्टी की नेट बुक वैल्यू at 1st April 2011 was 32 million और डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम इसको फेयर वैल्यू पे शो करें। आगे कहता है द डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड द रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट सर्वेयर हु वैल्यूड द लीज प्रॉपर्टी एट 36 मिलियन ऑन दैट डेट। यानी उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी 36 मिलियन। तो अगर 32 मिलियन वाला एसेट 36 मिलियन पे रीवैल्यू हो तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है कितने से 4 मिलियन से। ये रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करने के लिए अगर आपको उसूल याद हो IAS 16 में जो हमने पढ़े थे कि जब भी एसेट रीवैल्यू होगा all its accumulated depreciation must be set to 0। इसकी accumulated थी कितनी 16 मिलियन, ये हमने खत्म कर दी। दूसरा हम एडजस्ट करेंगे कॉस्ट को फेयर वैल्यू पे। इसकी कॉस्ट कितनी थी 48 मिलियन और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 36 मिलियन। हमने लीज प्रॉपर्टी को क्रेडिट कर दिया 12 मिलियन से और क्रेडिट कर देंगे जितना भी गेन होगा वो इक्विटी में अंडर द हेडिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्वेश्चन में आगे कहता है द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द लीज प्रॉपर्टी इज 8 years। ठीक है, इसकी जो बाकी लाइफ थी वो 8 years थी एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। अच्छा, अब इसको अगर डेप्रिशिएट करें तो वो हम कैसे करेंगे। अब एसेट आ गया अपनी मार्केट वैल्यू पे दैट इज 36 मिलियन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी बताई है क्वेश्चन में 8 years। तो इसकी हर साल की अमोर्टाइजेशन अब बनेगी, इनफैक्ट इस साल की तो एटलीस्ट बनेगी 4.5 मिलियन। ठीक है, क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू है 36 मिलियन और लाइफ है 8 years। तो इस साल डेप्रिशिएट करने के लिए हम डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्रेडिट करेंगे accumulated depreciation by the same amount। अब साल के आखिर में
31 मार्च 2012 पे इसकी फेयर वैल्यू हम रखेंगे 36 मिलियन, लेस करेंगे सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन जो हमने अभी चार्ज की है 4.5 मिलियन, तो साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू क्या आएगी 31.5 मिलियन। इस वैल्यू पे हम इसको अब अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Fresco makes an annual transfer to retain profits to reflect the realization of the revaluation reserve। इस पार्ट को हम इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2011, फिर साल के शुरुआत की बात है। Fresco acquired an item of plant under a lease agreement। लीज जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट हाउ मच, इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ minimum lease payments discounted at interest implicit in lease। it says कि इसको हमने लीज करवाया है 10% पे। the lease payments in the trial balance represent an initial deposit of $2 million। अब initial deposit क्योंकि ऑलरेडी पेड है, सही, तो उसको हम लायबिलिटी तो नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। पेड ऑन 1 अप्रैल 2011, इसको हमने साल के बिगिनिंग में दिया था। उसके अलावा एंड द फर्स्ट एनुअल रेंटल of 6 million paid on 31st March 2012। कितना दिया है 6 million। This has also been paid। लेकिन लीज लायबिलिटी हम कितनी रिकॉर्ड करेंगे, कह रहा था लीज रिक्वायर्स फर्दर एनुअल पेमेंट्स ऑफ $6 million on 31st March each year for next 4 years। आपने टोटल पेमेंट कितने ईयर्स की करनी है, ईयर 1 to 5। देखें, 1 साल आप गुजार चुके हैं और मजीद हमें ऐसी 4 पेमेंट्स करनी है। कितनी पेमेंट्स करनी है, अब हमें पेमेंट्स करनी है टोटल 6 मिलियन की, जिसमें से एक हम कर भी चुके हैं। और इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट कितना है 10%,
तो हम कैलकुलेट करेंगे 10% का 5 साल का एन्युटी फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n होल डिवाइडेड बाय आई एन्युटी फैक्टर। तो एन्युटी फैक्टर आ रहा है 3.791 का, प्रेजेंट वैल्यू 6 million multiplied by annuity factor। तो हमारी लीज लायबिलिटी बन रही है 22,740,000। अब ये लीज लायबिलिटी को एक साल हम करेंगे अनवाइंड, पहला साल 31 मार्च 2012 एंड 31 मार्च 2013। 2 साल अगर हम देखें तो हमारी लीज का क्या बनेगा? हमारी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस था 22,740,000। इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10%। इंस्टॉलमेंट हमें हर साल कितनी देनी है? 6 मिलियन। 6 मिलियन में से इंटरेस्ट काट के बाकी आप रीपेमेंट कर रहे हैं 3,726,000 की। तो साल के बिगिनिंग में आपके ऊपर लायबिलिटी ये थी, माइनस आपने 37,26,000 रीपे कर दिए। अब आपके ऊपर लायबिलिटी ये बाकी है। अगले साल के लिए ये बनेगा ब्रॉट डाउन, फिर इस पे लगाएंगे 10%, लेकिन ये अगले साल लगेगा, और इस पे पे करेंगे वही 6 मिलियन। ये बनेगी हमारी सीआरपी, कैपिटल रीपेमेंट। और हमारी लायबिलिटी बनेगी 14,915,400। ये ऐसे चलते चलते एक दिन लायबिलिटी पूरी हमारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अभी हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है? पहला तो हम रिकॉर्ड करेंगे राइट ऑफ यूज प्लांट। कितने पे करेंगे? लीज लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू पे प्लस इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट हमने दिया है 2 मिलियन का। ये बना हमारा राइट ऑफ यूज एसेट। क्रेडिट करेंगे लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी हम रिकॉर्ड किस पे करेंगे? पहले 22,740,000 पे, और क्रेडिट कर देंगे, आप देख सकते हैं ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर एक लावारिस अकाउंट है जिसको पता नहीं कि मैं एसेट टू एक्सपेंस हूं, क्या हूं। ये रहा लीज पेमेंट्स के नाम से 8 मिलियन। तो हमने लीज पेमेंट्स को क्रेडिट कर दिया। कितने से? पहले 2 मिलियन से। ये हमारा एक मसला तो मुक गया। फिर हम ईयर एंड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया एट इंसेप्शन ऑफ लीज। जब आप लीज में एंटर हुए हैं तब आप ये एंट्री पास करेंगे, और ये हम करेंगे जब पहला साल खत्म हुआ है। तो लायबिलिटी पे इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है
इंटरेस्ट इस साल का कितना है 2274, और हमने लायबिलिटी को पे ऑफ किया है कितने से, हमने लायबिलिटी को पे किया है 3,726,000 से, और क्रेडिट कर देंगे उस लावारिस अकाउंट को जिसका नाम रखा हुआ है लीज पेमेंट्स। 6 मिलियन से यहां क्रेडिट किया और 2 मिलियन से ऊपर क्रेडिट किया, तो टोटल आप देखें हमारे ट्रायल बैलेंस में लीज पेमेंट्स का अमाउंट कितना था 8 मिलियन, जो कि पहले 2 से क्रेडिट हुआ और बाद में 6 से क्रेडिट हुआ, और ये भी क्लियर हो गया। फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। द लीज एग्रीमेंट requires further annual payment of 6 million on 31st March each year for the next 4 years. Had the plant not been leased, it would have cost of $25 million to purchase for cash. अगर हम इसको खरीदते तो ये 25 मिलियन का मिलता। तो इसको अगर हम राउंड अप करें तो राउंड अप भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी लायबिलिटी की अगर ब्रॉड डाउन बैलेंस बनता 23 मिलियन तो ये एसेट आ जाता 25 मिलियन पे। अच्छा, आगे की बात करते हैं। क्योंकि ये आपका राइट ऑफ यूज एसेट है तो आप उसको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। उसके लिए हम डेबिट करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट करते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने से चार्ज करेंगे, एसेट यूज हुआ रिकॉर्ड हुआ है 25 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल लीज टर्म कितना है 5 इयर्स। तो साल के आखिर में हम राइट ऑफ यूज एसेट कितने पे दिखाएंगे, लायबिलिटी तो आ गई इस पे, एक हमने रखी उसकी इनिशियल कॉस्ट यानी इंसेप्शन पे वैल्यू। हमने एसेट को डेबिट कितने से किया था 25 मिलियन से, माइनस करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इस साल हमने इसकी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की है 5 मिलियन। तो इसकी साल के आखिर में नेट बुक वैल्यू क्या बचेगी 20 मिलियन। आगे कहता है प्लांट एंड इक्विपमेंट other than the leased plant is depreciated at 20% per annum using the reducing balance method. अब हम रखते हैं अदर प्लांट्स को हम डेप्रिशिएट किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम रखते हैं उसकी नेट बुक वैल्यू। एज पर ट्रायल बैलेंस बाकी प्लांट्स की कॉस्ट कितनी है 47,500, और 1 अप्रैल तक वो कितने से डेप्रिशिएट हो चुका था
33.5 मिलियन से तो इसकी नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर was 14 मिलियन। इस साल हम कितना डेप्रिशिएट करेंगे? उसकी नेट बुक वैल्यू का 20%। ठीक है, इट्स रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। तो उसकी जितनी भी नेट बुक वैल्यू है उसका 20% हम चार्ज करेंगे एज डेप्रिसिएशन। ये बनेगी हमारी इस साल की डेप्रिसिएशन। इसी के साथ 31 मार्च 2012 पे इसकी कॉस्ट तो यही रहेगी। इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी 36 मिलियन 3 लाख। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये रहेगी इसकी नेट बुक वैल्यू एट ईयर एंड। तो इसकी डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करें, डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय 2.8 मिलियन, क्रेडिट करेंगे accumulated depreciation by same amount। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लें। ये इसने वाजे किया कि नो डेप्रिसिएशन और amortization has yet been charged on any non-current asset for the year ended 31st March 2012. Depreciation and amortization are charged to cost of sales। जितनी भी होगी उसको हम cost of sales में चार्ज करेंगे। आगे का नोट कहता है revenue includes the sale of $10 million of maturing inventory made to Expeed। अच्छा, इसको डेट को भी आप ऑल्टर करेंगे, ये मैंने असल में कहीं और से उठाया, तो मैं इसको अपनी तरफ से थोड़ा ऑल्टर करके लिख लेता हूं। ऑलराइट, सो ये नोट कह रहा है कि रेवेन्यू के अंदर अ सेल हैज बीन इंक्लूडेड। थोड़ा इस मैटर को समझिएगा। $10 मिलियन की हमने एक मैच्योरिंग इन्वेंट्री सेल की है। मैच्योरिंग इन्वेंट्री नॉर्मली हम उसको कहते हैं जिसको कंपनी बना तो जल्दी लेती है लेकिन उसको इतना जल्दी बेचना सही नहीं होता। लाइक जिस तरह हम कहें कि चावल है, चावल के हवाले से एक फेमस है, जितना पुराना उतना अच्छा। तो हमारी कंपनी अगर एक उसको पुराना करके सेल करना चाहे तो हम उसको रख लेते हैं अपने पास, जिसको हम कहते हैं मैच्योरिंग इन्वेंट्री। सेम गोज विद वाइन। वाइन के हवाले से भी ये होता है कि उसको सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स अगर पुराना किया जाता है तो उसकी भी कहते हैं कि क्वालिटी बेहतर होती है और थोड़ा महंगा बिकती है। बहरहाल कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री जो कि मैच्योरिंग है, वो इसने एक्सपीड नाम की किसी कंपनी को आज से कुछ अरसा पहले 1 अक्टूबर 2011, कितना अरसा पहले की बात है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने पहले बेच दी थी। हमें ये देखना है कि ये क्या वाकई में सेल है या नहीं है। IFRS 15 के हिसाब से देखेंगे कि क्या ये सेल है या नहीं है। अच्छा, टर्म्स क्या बेचा है? द कॉस्ट ऑफ गुड्स एट द डेट ऑफ सेल वाज $7 मिलियन। ये इन्वेंट्री हमने खुद जो बनाई थी वो $7 मिलियन की थी। एंड फ्रेस्को हैज एन ऑप्शन टू रीपरचेज दीज गुड्स
at any time within 3 years of sale at a price of $10 million plus accrued interest from the date of sale at 10% per annum. आप ये देखेंगे क्या हमने इन्वेंट्री के रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए हैं? अगर इस 3 सालों के अंदर ये 10 मिलियन की इन्वेंट्री 18, 20 या 25 मिलियन की हो जाती है तो फायदा किसको होगा? इसका मकसद रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ। एंड याद रखिएगा, इफ इट्स नॉट अ सेल, इट्स अ सिक्योर्ड लोन। देखिए हुआ क्या है कि हमने अपनी इन्वेंट्री को गिरवी करवा के 10 मिलियन का कर्जा लिया है और डील हमने ये की है कि जब भी हम चाहें आपसे 10 मिलियन आपको वापस करेंगे, जो कर्जा हमने लिया था प्रिंसिपल, और उस पर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अक्रू करके आपको दे देंगे और एक्सपीड ने वो इन्वेंट्री हमें वापस सरेंडर करनी है। लिहाजा एक्सपीड इसकी मूवमेंट से अफेक्टेड नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि दिस शुड नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड एज सेल, जबकि इसने इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है और इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए था। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, रेवेन्यू को कम कर देंगे वापस। कितने का रेवेन्यू रिकॉर्डेड है? 10 मिलियन का, जबकि रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए था। दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एज सिक्योर्ड लोन। आपने उस पे लोन सिक्योर करवाया है। कॉस्ट ऑफ सेल आप कितनी चार्ज कर चुके हैं? 7 मिलियन। वो कॉस्ट ऑफ सेल भी आपको नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। इन्वेंट्री भी हमारे पास गिनने में आनी चाहिए क्योंकि हमारी इन्वेंट्री है। कितने की इन्वेंट्री है? 7 मिलियन पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्रेडिट कर देंगे बाय 7 मिलियन। तीसरा, कर्जा लिए हुए हमें कितना टाइम गुजरा है? छह महीने। तो फाइनेंस कॉस्ट हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे? लोन लिया है हमने 10 मिलियन का, इंटरेस्ट कितना है उस पर? 10%। टाइम कितना गुजरा है? 12 में से 6 महीने। तो 5 लाख से हमें फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है। डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट करेंगे सिक्योर्ड लोन बाय द सेम अमाउंट। क्योंकि दिस इज नॉट एक्चुअली अ सेल, लेकिन हमने सेल के नाम पे इन्वेंट्री गिरवी करवाई है।
हमारा रेवेन्यू एज पर ट्रायल बैलेंस कितना है? $300 million। और इसमें से हमने अभी एक एडजस्टमेंट की, रिवर्सल ऑफ सिक्योर्ड लोन। हाउ मच वुड अ रेवेन्यू बी? 340। लास्ट पॉइंट है, at 31st March 2012 a provision is required to directors bonuses equal to 1% of revenue for the year। ठीक है, उस साल के रेवेन्यू का 1% हम डायरेक्टर्स को बोनस देते हैं। $340 million, इसका 1% कितना बन रहा है? 3.4 मिलियन। तो डेबिट करेंगे डायरेक्टर्स बोनस या ऑफिस एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस। क्योंकि हमने दिया नहीं है और अनसर्टेन है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन फॉर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। बाय 3.4 मिलियन। अगर इसमें पूरे नोट्स के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें, नहीं तो मैं इनको अब प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट की तरफ लेके जाऊं। अब हम बनाते हैं इसकी स्टेटमेंट्स। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2012। रेवेन्यू, रेवेन्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, हमारा एडजस्टेड रेवेन्यू है 340,000। कॉस्ट ऑफ सेल ट्रायल बैलेंस में कितनी लिखी हुई है? ट्रायल बैलेंस के मुताबिक ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल इज 298,700। इसमें हम एडजस्टमेंट्स क्या क्या करेंगे? डेप्रिसिएशंस, डेप्रिसिएशन एक आ गई लीज प्रॉपर्टी की, एक आ गई लीज प्लांट की, राइट ऑफ यूज प्लांट की, और बाकी आगे अदर प्लांट्स की। लीज प्रॉपर्टी प्लांट की डेप्रिसिएशन हमने पहले पहले कैलकुलेट की थी, 4.5 मिलियन। राइट ऑफ यूज एसेट की डेप्रिसिएशन 5 मिलियन। अदर प्लांट की डेप्रिसिएशन 2.8 मिलियन। फिर हमने कॉस्ट ऑफ सेल में सिक्योर्ड लोन की एडजस्टमेंट की थी, और हमारी कॉस्ट ऑफ सेल में ऑलरेडी कितना अमाउंट इंक्लूडेड था? 7 मिलियन का। यू कैन सी हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को 7 मिलियन से क्रेडिट कर दिया है।
एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये आ गया 304। ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल 36 मिलियन का। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में हम देख रहे हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एज पर ट्रायल बैलेंस कितनी है 16.1 मिलियन। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में कितना है 26,900। उसके अलावा हमने 3.4 मिलियन मजीद इसमें प्लस किए हैं। चलिए तो हमारा एडमिन एक्सपेंस आ गया 30,300,000। इसके बाद रखेंगे हम फाइनेंस कॉस्ट। ट्रायल बैलेंस में फाइनेंस कॉस्ट कितनी है बैंक इंटरेस्ट है 300 का। और लीज लायबिलिटी पे हमने 23 मिलियन की 2.3 मिलियन की मजीद फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड की थी। ये हो गया हमारा 26 मिलियन का अमाउंट 2.6 मिलियन का सॉरी। then we are there over profit before tax gross profit minus distribution minus admin minus finance cost. There is not a profit actually, but there has been a loss for the year. Tax charge is not part of the syllabus. तो ये जगह प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स। Then we'll calculate and in fact prepare statement of financial position assets non-current assets property plant and equipment। क्या क्या दिखाएंगे एक हमारे पास थी लीज प्रॉपर्टी जिसकी नेट बुक वैल्यू साल के आखिर में हमने रखी थी 31.5 मिलियन प्लस लीज राइट ऑफ यूज प्लांट इसकी हमने नेट बुक वैल्यू साल के आखिर में रखी है 20 मिलियन प्लस अदर प्लांट्स जिसकी नेट बुक वैल्यू हमने साल के आखिर में रखी है 11.2 मिलियन। ये आ गया हमारे प्लांट एंड इक्विपमेंट। ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कि क्या इसके अलावा कंपनी के पास कोई नॉन करंट एसेट्स हैं, कोई इंटेंजिबल एसेट हो, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो।
नहीं है। इसके बाद हम रखते हैं कंपनी के लिए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम रखेंगे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट टैक्स, कैश और बैंक अगर कुछ है तो। इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में देखिए कितनी है। ट्रायल बैलेंस के मुताबिक 25,200 की इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है। उसके बाद एक इन्वेंट्री ऐसी जो कि हम सेल कर चुके थे, लेकिन हमें पता चला या हमने जब खुद डायग्नोस किया तो वो सेल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी। वो 7 मिलियन की इन्वेंट्री हमने वापस अपने साथ रिकॉर्ड कर ली। ट्रेड रिसीवेबल्स, क्वेश्चन के मुताबिक 28,500 के हैं, और ट्रायल बैलेंस में जहां तक मुझे याद है रिसीवेबल्स में किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं थी। इनफैक्ट फाइनेंस कॉस्ट में एक और एडजस्टमेंट भी थी। जो सिक्योर्ड लोन हमने लिया हुआ था 5 लाख का, 10 मिलियन का, उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका था। अच्छा, करंट टैक्स क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस में अगर वो डेबिट पे होगा तो एसेट मानेंगे, क्रेडिट पे होगा तो लायबिलिटी मान लेंगे। आप देख सकते हैं इसका करंट टैक्स जो सेकंड लास्ट नंबर आइटम है वो 8 लाख का है, तो मैं एज इट इज यहां पे 8 लाख डाल देता हूं। ये हो गया अब तक हमारे टोटल एसेट्स। अच्छा, दूसरे साइड आते हैं। इक्विटी लायबिलिटीज। पहला अकाउंट रखते हैं शेयर कैपिटल का, दूसरा रखते हैं शेयर प्रीमियम का। शेयर कैपिटल जो पहले पहले हमने वर्किंग की थी, कि एज पर ट्रायल बैलेंस 45 मिलियन का शेयर कैपिटल है, 9 मिलियन का हमने राइट इशू किया, तो 54 मिलियन का शेयर कैपिटल आ गया। शेयर प्रीमियम ट्रायल बैलेंस के मुताबिक 5 मिलियन था, 4.5 मिलियन का राइट इशू से मिला प्रीमियम, ये हो गया 9.5। तीसरा हम रखेंगे इसमें रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स ट्रायल बैलेंस में देखें ऑलरेडी कितनी गिवन है, 5,100 या गया 5,100। इस साल हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? ये रहा लॉस 13.5 मिलियन का, और डिविडेंड्स कोई नहीं दिए हैं। तो कैरी डाउन में रिटेन प्रॉफिट की बजाय उल्टा रिटेन लॉस है। और रिटेन लॉसेस कितने हैं? 8.4 मिलियन के। उसके बाद हम रखेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस। अगर है तो कितना है? लेकिन ट्रायल बैलेंस में रिवैल्यूएशन सरप्लस है ही नहीं। हमने अपने एसेट को, लीज प्रॉपर्टी को रिवैल्यू किया था, जिसकी वजह से ये 4 मिलियन का रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हुआ था।
ये आ गई हमारी टोटल इक्विटी। अब हम रखते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। देखते हैं ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी हमारी कोई नॉन करंट लायबिलिटीज अगर हैं तो कौन सी हैं। ओके, सो सिर्फ डेफर्ड टैक्स है जो कि मैंने आपको कहा था हमने कवर नहीं किया है। एग्जाम क्वेश्चन में ऑफ कोर्स मैं ये दूंगा ही नहीं। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज पर ट्रायल बैलेंस इट्स 3.2 मिलियन। अच्छा, उसके अलावा हमने एक सिक्योर्ड लोन रिकॉर्ड किया जिसको हम पहले सेल मान बैठे थे। 10 मिलियन का लोन है और 5 लाख का उस पर इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। तीसरा, हमारे ऊपर लीज लायबिलिटी है। लीज लायबिलिटी की हम अमोर्टाइजेशन बना चुके हैं कि टोटल हमारे ऊपर लायबिलिटी 19.3 है, जिसमें से 4,70,000 अगले साल तक पे हो जाएगी। इनफैक्ट हम नॉन करंट लिख रहे हैं, तो नॉन करंट में 15,230,000 की लायबिलिटी अगले साल के आखिर तक भी रहेगी। देन आते हैं करंट लायबिलिटीज पे। ट्रेड पेएबल्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, प्रोविजन फॉर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है। ट्रेड पेएबल देखें ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है, $27,300,000। बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस में गिवन है 1,400,000। प्रोविजन फॉर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन हमने बनाया था 3.4 मिलियन। अब हम देखें, हम तमाम ट्रायल बैलेंस के आइटम्स, शेयर कैपिटल इक्विटी में जा चुका है, शेयर प्रीमियम इक्विटी में जा चुका है, रिटेन अर्निंग्स हम इक्विटी में भेज चुके हैं, लीज प्रॉपर्टी और उसकी डेप्रिसिएशन हम नॉन करंट एसेट्स में भेज चुके हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसकी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में भेज चुके हैं। इन्वेंट्री हमने बैलेंस शीट में रख दी है। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे करंट एसेट्स में है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने करंट लायबिलिटीज में रख दी है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमने नॉन करंट लायबिलिटीज में रख दी है। ट्रेड पेएबल्स हमने करंट लायबिलिटीज में रखे हैं। रेवेन्यू हम प्रॉफिट लॉस में लेके जा चुके हैं, कॉस्ट ऑफ सेल लेके जा चुके हैं। लीज पेमेंट्स को हमने तोड़ दिया था एज डाउन पेमेंट एंड लीज पेमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो चुका, एडमिन एक्सपेंस हो चुका, बैंक इंटरेस्ट को फाइनेंस कॉस्ट में लेके गए, करंट टैक्स को एसेट्स में लेके गए और सस्पेंस अकाउंट को हम वैसे ही खत्म कर चुके हैं शुरू में ही। नोट्स के अंदर मौजूद तमाम चीजों को हम अगर अकाउंट फॉर कर चुके हैं तो हम सम करते हैं करंट लायबिलिटीज कितनी है। अगर हम टोटल करें इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सिक्योर्ड लोन, लीज लायबिलिटी। इनफैक्ट लीज लायबिलिटी का करंट लायबिलिटी का बैलेंस हमने अभी नहीं रखा।
लीज लायबिलिटी के बैलेंस को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी थी 15.23 और उसका करंट पोर्शन है 4070 का। बेसिकली इन दोनों को अगर हम प्लस करके देखें, लीज लायबिलिटी का नॉन करंट और लीज लायबिलिटी का करंट, तो हमारी लायबिलिटी बन रही है 19.3। ये हमने ऊपर रखा था कि हमारी टोटल लीज लायबिलिटी 19.3 है। इसका ये वाला पार्ट बेसिकली करंट लायबिलिटी पार्ट कहलाता है, और ये वाला पार्ट नॉन करंट कहलाता है। तो हमने लायबिलिटी वही रखी है 19.3, लेकिन उसको दो हिस्सों में तकसीम करके रखा है। अब अगर हम सम करें तो इक्विटी प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी प्लस सिक्योर्ड लोन प्लस लीज लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटीज। यू कैन ऑब्जर्व कि हमारा ये बैलेंस है 1,24,200,000 का, और एसेट्स का भी टोटल हमारा यही आ रहा था।